अस्सलामुअलैकुम। मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर ख़िदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। साथ साथ रिक्वेस्ट जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्रिप्शन का बटन दिखा दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर वो घंटी बजाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए बजाना ज़रूरी है कि दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा खुलने से मुराद बार बार मैं यही कहता होता हूँ कि आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या हुआ। अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ तो आपने सुन ली। फिर उस करप्शन से बचने का सियासी तरीक़ाकार है। गैर कानूनी तौर पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाना, बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी ट्रायल के, और जिस तरह लोगों को सड़कों पर लेकर आके और एक इदारे के ख़िलाफ़ खड़ा कर देना, ये बगावत के ज़मरे में आता है। मैं कल बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ। और दूसरी तरफ देखें, एक तो तारीफ़ करनी पड़ेगी उस्मान बुज़दार साहब की कि आज वो पेश हुए। मैं कंप्लेनेंट हूँ उस दरख्वास्त में, मैंने दरख्वास्त दी हुई, बस बाकायदा कंप्लेंट दायर की हुई मैंने उसके अंदर लेकर के शराब के परमिट के हवाले से। कई चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो बार बार हर एक को समझ आ गई है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा मैं ज़रा तफसील में न जाऊँ उसको, लेकिन उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। एक वादा गवाह जो साबका डीजी एक्साइज हैं वो बन चुके हैं। एक और नाम है जिसका नाम नहीं ले रहे, वो भी सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए ये प्रेशर डालकर, उनका प्रेशर था और ये लाइसेंस दिया गया। आपको डाउट रह गया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो ये अपना क्या पोजीशन होगी, एंड आई नो डैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये काम सारा किया होगा। ये वही लोग हैं उस्मान बुज़दार साहब से फ़ायदा लेने वाले, जिन्होंने उनको वज़ीर आला बनवाया, और वो हालात और वाक़यात आपके सामने आ जाएंगे। उस्मान बुज़दार साहब एक अच्छे स्टेट्समैन बने, आपको बनना चाहिए था। बड़ा एतमाद किया है इमरान खान साहब ने, कौम ने बड़ा एतमाद किया कि आपको बड़ा चुन के हीरा चुना है, और ये हीरा क्या काम कर रहा है। और ये मुबैना मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये 5 करोड़ निकालूँ 50 करोड़ की करप्शन की बात है, वो जो हर आग सामने आ जाएंगे सारे। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी भी आ जाएगा, एसेट बियॉन्ड, यानी वो गए हैं और सवालों का जवाब नहीं दिया। भाई आपके नाम जदादें मौजूद हैं, एक एक डाटा पूछा है, आपको पता होना चाहिए कब ख़रीदी, कैसा ख़रीदी, भाई के नाम या बहन के नाम या वालिद के नाम, जो किसी नाम है, आपको तो बस ज़रा डाटा होना चाहिए था आपके पास, और ये आपको जवाब पहले दिन दे के आनी चाहिए थी ना आपने, और सब जवाब नहीं थे आपके पास बाकी लोगों की तरह पर। फिर दूसरा जो हम सुनते आ, यानी आज हम दर्द पैदा हो गए उस्मान बुज़दार के जनाब, तो भैया आप खुद डिमांड करते रहे हैं कि नैब की कोई इंक्वायरी है तो इस्तीफ़ा दें, इनका यहाँ इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांग ले, बजाय कि आप लोगों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी हैं। और नैब वाले में तो मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर। आज मैंने नेशनल असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, किसी ने ये तकाजा नहीं किया कि इसका जुडिशल ट्राइब्यूनल बना दें, इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बना दें, और जो सारी बातें इसको सियासी डांग के तौर पर भैया हमें सियासी, आप सियासत करने के लिए जाती उम्र में जगह थी आपका, स्नैप के दफ्तर में नहीं थी आप जो करने गए हैं वो नज़र आ गए। वो पत्थर क्षेत्र में उनमें नहीं जाना चाहता, वो सारी मैं कल की वीलॉग में बात कर चुका हूँ। तो अभी तो सिर्फ इतना बताना है कि एक तरफ उस्मान बुज़दार, दूसरे मरियम नवाज़ साहिबा, और ये सवाल उल्टा कर रहे हैं कि मैं जवाब में आए पूछे सवाल। आप अकेले जाएं, जो कानून है सेक्शन 18 पढ़ लें, 19 पढ़ लें, 24 पढ़ लें, और उस पर अमल करते हुए आपको कानून के मुताबिक, कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए आप, मगर ये भौंडा तरीका अच्छा नहीं है, ये दहशत गर्दी अच्छी नहीं है, ये बलवा करना अच्छा नहीं है। आपने जो कुछ भी किया, आपने इदारों की तौकीर में इजाफ़ा नहीं किया, और अगर आप वाकई समझती थी कि आप बेगुनाह हैं तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहिए था सारा कुछ, और उसमें मैं कह चुका हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यानी मिसाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहली बात तो बड़ी सिंपल सी है, आप तो सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी, तो ये जायदादें आपने उन्हीं दिनों में ख़रीदी हैं। पैसा कहाँ से सोर्स आया आपको, ये भी यकीनन वही पैसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है जो पाकिस्तान से रिश्वत या करप्शन का पैसा बाहर गया होगा, बाहर से मनी लॉन्डर होके पाकिस्तान आ गया होगा। फिर जो मार्केट वैल्यू थी उसके मुताबिक आपने ज़मीनें ख़रीदी हैं, फिर वालिद आपने अगर गिफ्ट किए हैं तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से, फिर ग्रीन एरिया कैसे किया, 1000 अरब रुपये का नुकसान है, आपने हाउसिंग सोसाइटियों का कारोबार तबाह कर दिया। तो अच्छे दिन नहीं है, और कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है।
मिसाल के तौर पर मरीम नवाज़ को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते। चले हम आगे चलते हैं। आज अगला जो अहम इशू है वो सुप्रीम कोर्ट कराची के अंदर है, और आज की हियरिंग में चाहूँगा जो रिमार्क्स दिए हैं उसको एज इट इज़ कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बड़ा कुछ है आज की हियरिंग के अंदर। आज की हियरिंग के अंदर है कि सूबों में जब अपने आइनी काम ना कर सकें तो एमरजेंसी प्रोविज़न के ज़रिए सूबे के इख्तियार वफाक कैसे इस्तेमाल कर सकता है, और वो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसमें लड़ाई वगैरह कोई नहीं होनी चाहिए, आइन के सामने रखते हुए सारे काम सामने आने चाहिए। पहले आपने 58 भी ख़त्म करके बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। लोगों को नहीं मालूम उनकी जायदादें किस किस के नाम मुंतकिल हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस साहब, ये किस किस्म का कल्चर बन गया है? लोगों की असल ज़रूरियात सेहत और तालीम है, जैसे, और हकीकत है यार, आप देख लें सेहत और तालीम मुफ्त बता दें आपको कहीं नज़र आती है। लोगों को पानी और बिजली फराहम करने के बुनियादी हकूक़ नहीं दे सकते तो तालीम तो दूर की बात है। जस्टिस फैसल साहब ने कहा मुल्क की मईशत का 75% ज़राअत पर इंसार करते। जैसे फजल ज़रूरी ज़मीनों को पानी तक फराहम नहीं, डैम तो बनने नहीं दे रहे आप, ये हकीकत की बात है। एक मजिस्ट्रेट ने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हुक्म दिया तो सारे जिम्मेदारों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए और उनका तबादला कराने के लिए कोशिश करते रहे। जस्टिस फैसल साहब ने कहा क्या पसमानदा इलाकों में लोग इतने ताकतवर हो गए? जस्टिस फैसल साहब, सिंध में ये सब कुछ क्या चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी बहन? जस्टिस जाजुल साहब ने कहा क्या इस तरह मेगा सिटी चलते हैं? जस्टिस जाजुल हसन साहब ने, सिंध के अंदर जितने प्रोजेक्ट शुरू किए सारा पैसा करप्शन की नज़र हो गया। चीफ जस्टिस साहब, हकीकत है ये, थर्ड लाड़काना, सखर, सब जगहों पर तमाम मनसूबे नाकाम हो गए। जी साहब, सालों से पैसा लूटा जा रहा है, 40 सालों से लोगों के लिए कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब, मुल्क कर्ज़ों पर चल रहा है, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई बड़ा मनसूबा। ये मुकम्मल तौर पर नाकामी नहीं तो और क्या है? जैसा सूरत संगीन पर सीनियर वकला को रुस्तम पर बुला लिया। मुनीर मलिक साहब, ये इंतहाई सूरत हाल नहीं, संगीन सूरत हाल नहीं तो और क्या है? चीफ जस्टिस साहब, जिस तरह के मसाइल उसका संगीन नताइज हो सकते हैं। जो 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं वज़ीर आज़म से बात हुई है, वफाकी हुकूमत कराची के मामले में मुदाखला नहीं करना चाहता। कराची की मुकम्मल तबाही को देखते हुए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है। मैं तफसीली जिक्र करूँगा आइन की आर्टिकल कौन सी प्रोविजन है किस वक्त। कराची की तबाही मुल्क की तबाही, इसलिए कानूनी पहलू पर गौर किया जा रहा है। कराची तो लाइफ लाइन है। जैसे जाजुल हसन साहब, कराची मुल्क का मेगा सिटी है, हुकूमत को ठोस इकदाम करने होंगे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा यह सब इस आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने आइन की किताब दिखाई, ये भी आइन के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। इस माह मुकामी हुकूमत ख़त्म हो रही है। अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं ये तो नाकाम लोग हैं, मुकम्मल नाकाम। ये तो शहर नहीं जंगल बन गया है। आपके हिम्मत से बहुत तकवीत मिलती है। एडवोकेट जनरल साहब ने सिंध के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एम्प्रेस रोड से तजावज़ात ख़त्म हुई। एडवोकेट जनरल साहब सिंध के, आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतज़ार क्यों करते हैं? जस्टिस जाजुल हसन साहब, आपके पास इंतजामी इख्तियार, अपना काम खुद क्यों नहीं करते? जस्टिस जाजुल हसन साहब, नाले साफ़ करने के लिए आपके अदालत का हुक्म का इंतज़ार करेंगे। यहाँ 70 साल हो गए, अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना सका। जस्टिस चीफ जस्टिस साहब, अगर तजावज़ात ख़त्म करना है तो लोगों को मुतबादल देकर करें। सुप्रीम कोर्ट का कंधा क्यों चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल, आप लोगों ने तो कोई हाउसिंग स्कीम नहीं लॉन्च की। हाईवे पर जो ज़मीन मुख्तस की है सब कब्ज़ा हो गया। चीफ जस्टिस साहब, शहर को वसअत देने के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली। लोग तो बेचारों मददगार बैठे हैं। पहले बदअमनी वाला केस चलता रहा और 10 साल से ये केस चल रहा है। ये हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं जिसमें आपके सामने पॉलिटिकल टेररिस्ट विंग सियासी जमातों के अंदर लेकर क्या कर लिया उन सियासी जमातों का। 10 साल में कुछ नहीं किया आपने। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? KCR में भी सुप्रीम कोर्ट चलाए, इसका सड़कें भी बनवाए, कचरा भी उठवाएं और बिल बोर्ड भी हम हटवाएं। जी एस साहब, सिनेमा के सामने बड़े बड़े इश्तिहार लगा दिए, चुरंगी भर दी। सुप्रीम कोर्ट ने NDA में कराची भर के नालों की सफाई की हदायत कर दी। नालों की अतराफ में कायम तजावज़ात भी फौरी ख़त्म करने का हुक्म। मुतासरन की बहाली और मुतबादल के लिए सिंध हुकूमत इक़दाम करे। NDA में कार्रवाई करके जामे रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने NDA को नालों की सफाई और तजावज़ात ख़त्म करने के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। सिंध हुकूमत NDA की मुकम्मल मुआफ़, ये चाह ही नहीं रहे थे कि ये कौन आ गया। और वो वज़ीर अला मुराद अली शाह साहब को याद आया, उठ के बाहर निकल के सड़कों पे दिखाना शुरू कर दिया। बाकी लोग, नासिर अली शाह साहब ने भी और गनी साहब ने भी जाकर बड़ा बताया कि क्या कर दिया। सारा कुछ सामने लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया और मीडिया सारा कुछ बता रहा है। सिंध हुकूमत को हाजी अली गोठ के नालों से तजावत ख़त्म करके मुतासिरीन की बहाली का हुक्म। हम आगे चलकर NDM को मज़ीद जिम्मेदारियाँ देंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट 18वीं तरमीम
18वीं तरमीम जो सत्यानाश किया था ना, ये बची हुई है। 18वीं तरमीम की वजह से बची हुई है ये 18वीं तरमीम, वरना तो ये भी सारा कुछ अगर आ जाता तो हाल क्या होना था। आप ख़ुद देख लें कि 18वीं तरमीम क्या रुकावटें पैदा कर रही है इस मुल्क की तरक्की में। सेहत तबाह कर दिया आपने, एजुकेशन तबाह कर दी, माहौल तबाह कर दिया आपने। क्या है। आप आराम से NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन का शो डालते हैं और 57.5% सूबे ले जाते हैं, और वाक़या क्या हाल है, प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन आप बनाते नहीं हैं। तो ये वो सारी मामला है जिसमें इस बातों को आगे लेकर चलना, और नज़र ये आ रहा है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशल एक्टिविज़म बड़े ध्यान से कर रही है, और इस मुल्क का बेहतरी जुडिशल एक्टिविज़म में ही है। आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये मुल्क अदालती फ़ालियत के बगैर चल नहीं सकता। उसको चलाने के लिए हम सबको हमारी अदालतों पर एतमाद करना चाहिए और जुडिशल एक्टिविज़म की भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।